नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर वीरेंद्र चौरसिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इको ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। उनके आर्थिक विचार जानने से पहले हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। अब हम लोग उनकी थोड़ी सी शिक्षा दीक्षा के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की जो ग्रेजुएशन है यानी बीए है वो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई विश्वविद्यालय से संबंधित जो कॉलेज है वहाँ से हुआ था। बीए में उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह एमए करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका चले गए, जहाँ पर उन्होंने एमए किया। एमए में उनकी जो थीसिस का टाइटल था वो प्राचीन भारतीय वाणिज्य यानी एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे थीसिस तो पीएचडी में होती है, एमए में कहाँ से आ गया। जैसे अभी आप लोग तो अभी ग्रेजुएशन में है, एमए में करते हैं तो एक डिसर्टेशन का पेपर होता है। तो ऐसे उस समय एमए की डिग्री के लिए एक शोध विषय चुनकर उस पर एक शोध थीसिस तैयार करनी होती थी। इसी तरह से उन्होंने एमए की जो दूसरी डिग्री 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की। इस बार उनकी थीसिस का टाइटल था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। इसके अलावा उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1927 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी में उनके शोध का विषय था द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। इसके अलावा उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएससी और डीएससी की उपाधि प्राप्त की। संभवतः जो डीएससी की उपाधि है ये भी पीएचडी के समकक्ष है। जो उनका पीएचडी में शोध का विषय था वो था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उनका था। उस समय जो रुपये की समस्या थी उसकी उत्पत्ति और उसका समाधान, इस विषय पर उन्होंने शोध किया। इसके अलावा उन्होंने लंदन से ही लॉ की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा अंबेडकर को उनके आर्थिक और सामाजिक योगदान के कारण भारत सरकार द्वारा उनकी मृत्यु के बाद 1990 में भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, उससे उनको सम्मानित किया गया। अंबेडकर जी की शिक्षा और दीक्षा में आप लोगों को एक चीज नजर आया होगा, उनका अर्थशास्त्र के प्रति झुकाव। अभी तक आप लोग अंबेडकर जी को किस लिए जानते थे? संविधान के निर्माता के रूप में। संविधान के निर्माता इसी रूप में जानते रहे हैं ना। लेकिन आप लोग देखेंगे उनका शुरुआत से ही झुकाव अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रहा है। उनके जितने भी डिग्रियां हैं उसमें कहीं न कहीं आर्थिक क्षेत्र की झलक दिखाई देती है। चाहे नेशनल डिविडेंड एमए की थीसिस हो या इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस हो या प्रॉब्लम ऑफ रूपी हो, सब में अर्थशास्त्र यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। वो संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश से इकोनॉमिक्स में पीएचडी हासिल की थी। ठीक है।
इसके अलावा एक आयोग हुआ था हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग। और यंग आयोग संभवतः 1927 में आया था। इस आयोग के की अनुशंसा पर ही आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग के समक्ष बी आर अम्बेडकर ने अपने विचार रखे, विशेष रूप से वो विचार जो उन्होंने अपने थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के समय पढ़े थे उसको रखे। उनके विचारों के अनुशंसा में आरबीआई की स्थापना हुई। एक तरह से जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई की स्थापना है, उसमें भी अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम लोग बी आर अम्बेडकर के आर्थिक विचारों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। जो उनका पहला विचार है वो गुण सुधार से संबंधित है। तो अम्बेडकर जी क्या कहते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो पिछड़ेपन का मुख्य कारण है वो है गुण सुधारों में देरी। अगर उन्होंने कहा कि गुण सुधार सही समय पर हो जाते तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो इतनी पिछड़ी है वो इतनी पिछड़ी नहीं होती। उन्होंने गुण संबंधी जो समस्या थी उसको भारत की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बताया। तो अब हम लोग देखते हैं कि अम्बेडकर जी किन किन भूमि समस्याओं को जिक्र करते हैं। उन्होंने भूमि संबंधित दो मुख्य रूप से समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो भूमि है वो विखंडित भूमि है और कृषि जोत जो है वो छोटे आकार की है। विखंडित भूमि का मतलब है किसान के जो खेत एक जगह पे नहीं है, एक खेत गांव के इस कोने में है तो दूसरा खेत गांव के इस कोने में है तो तीसरा यहाँ पर है। तो इसके अलावा जो किसान के खेतों का आकार है वो छोटा है। अगर मान लीजिए इतना बड़ा आकार होना चाहिए एक उपयुक्त खेत का, तो किसान के खेत छोटे छोटे हैं। इससे क्या होता है, जो खेती की उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और उत्पादकता कम हो जाती है तो इससे किसान क्या होगा, गरीबी में क्यों बने रहेंगे, क्योंकि अगर जोतें छोटी होंगी और बिखरी हुई होंगी इससे क्या होगा, खेती की लागत बढ़ जाएगी। पहला लागत बढ़ जाएगी, दूसरा उत्पादन कम होगा। लागत बढ़ गई, उत्पादन कम हो गया, यानी कृषि अधिशेष कम हो जाएगा, उत्पन्न नहीं होगा, यानी किसानों को नुकसान होगा, कोई लाभ नहीं होगा। जब किसानों को कोई लाभ नहीं होगा तो उनके पास पैसा नहीं बचेगा। जब पैसा नहीं बचेगा तो पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा। जब पूंजी निर्माण नहीं होगा तो खेती के सुधार के लिए जो पैसा लगाना चाहिए वो किसान नहीं लगा पाएंगे। यानी इस तरह किसान लगातार पिछड़ेपन की स्थिति में बने रहेंगे। तो भूमि सुधार के लिए अम्बेडकर जी जो सुझाव देते हैं वो कहते हैं कि भूमि का समेकन किया जाए। समेकन का उनका मतलब है कि जो खेत इधर उधर बिखरे हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए। और क्या इससे होगा, इससे जो जोत होगा यानी खेत का साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ जाएगी और किसानों की स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसके लिए वह जो सुझाव देते हैं वो राज्य नियंत्रण और लोकतांत्रिक सामूहिकवाद का देते हैं। इसके लिए अम्बेडकर जी कहते हैं कि सरकार या राज्य को सारी खेती अपने अधीन कर लेनी चाहिए, यानी सारी खेती का अधिग्रहण कर लेना चाहिए। अधिग्रहण करके जिससे खेत ले उसको मुआवजा दे दे, यानी सारा खेत अब किसका हो गया, सरकार का। तो सारे खेत का अधिग्रहण करके क्या करे, जितने भी खेत हैं उनको एक उचित मानक में बांट दे, मतलब जितना बड़ा जोत का आकार उपयुक्त हो उसमें बांट दे। उसके बाद इन जोतों को किसानों को खेती करने के लिए दे दे। तो इससे क्या होगा, किसान उस खेत के
या किराए पे दे दे या उनको वैसे दे दे। और उसके बाद किसानों से डायरेक्ट इन खेतों से सरकार कर वसूले। इससे क्या होगा, बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे और किसानों का शोषण समाप्त हो जाएगा और खेत उचित आकार में हो जाएंगे, तो खेती से उत्पादकता बढ़ जाएगी, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने खोती प्रणाली का विरोध किया। जो खोती प्रणाली में जो खोत होते थे वो एक तरह के बिचौलिए थे, जिनका कार्य था उस समय लगान या खेती से कर वसूलना। ये लगान बहुत मनमाना वसूलते थे और किसानों का शोषण करते थे, जिससे किसानों के साथ अन्याय होता था। इस शोषण की समाप्ति के लिए उन्होंने 1937 में बॉम्बे विधानसभा में एक बिल पेश करके खोती प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसके अलावा B.R. अम्बेडकर खेती के सुधार के लिए औद्योगिकरण पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि औद्योगिकरण से खेती की समस्या जो है, कृषकों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। औद्योगिकरण का मतलब उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। उद्योगों को अगर बढ़ावा देंगे तो इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को उद्योगों में रोजगार मिलेगा। रोजगार के लिए कुछ लोग उद्योगों में चले जाएंगे, तो जो खेत है इस पर दबाव कम होगा। खेत पर दबाव कम का होने का मतलब खेत में पहले जो ज़्यादा लोग लगे थे, अब इसमें से कुछ लोग चले गए उद्योग में। तो अब खेत में यानी 10 लोग लगे थे, 5 उद्योग में चले गए, तो अब 5 ही बचे। तो खेती पर दबाव कम हो गया, यानी जो खेत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता था वो नहीं टूटेगा। हाँ, तो उसी खेत पे पहले 10 लोग काम करते थे तो लाभ बढ़ जाता था, 5 लोग काम करेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, यानी उनके पास कुछ सरप्लस बचेगा, जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा और उद्योगों से भी लोग पैसा कमाएंगे, तो लोगों की गरीबी दूर होगी। तो उनकी जो अगली समस्या है वो है मुद्रा की समस्या। यानी उनका अगला विचार B.R. अम्बेडकर का जो है वो है मुद्रा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। आप लोग देखे हैं, उन्होंने एक अपनी PhD प्रॉब्लम ऑफ रूपी के या मुद्रा की समस्या पर की है। रुपए की समस्या क्या है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो मुद्राएं होती थी वो धातु मुद्रा होती थी। धातु मुद्रा का मतलब जो पैसे होते थे वो सोने, चांदी, इन सब चीज़ों के होते थे। यानी अगर 100 रुपये की सोने की मुद्रा है तो उसमें 100 रुपये के बराबर सोना लगा होता था, यानी जितने की चांदी की मुद्रा होती थी उसके बराबर उसमें चांदी लगा होता था। यानी जितने की मुद्रा है उसका आंतरिक मूल्य उतने के बराबर ही रहता था। आप लोगों के किसी किसी के घर में शायद अभी पुराने सोने की मोहरे या चांदी के सिक्के मिलते हैं। उसके बाद दुनिया में सोने चांदी की कमी होने लगी, तो हम लोग सांकेतिक मुद्रा की तरफ बढ़े। सांकेतिक मुद्रा में मुख्य रूप से जो प्रचलन में आया उसे हम लोग पत्र मुद्रा कह सकते हैं। सिक्के भी चलते हैं लेकिन मुख्य रूप से पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा में क्या है, एक कागज का टुकड़ा होता है। अभी जैसे 500 का नोट है, 100 रुपये का नोट है, उसकी वैल्यू कितनी है। अगर आज सरकार कह दे कि इस मुद्रा को हम नहीं लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये दो तरह की मुद्राएं होती हैं। तो स्टार्टिंग में जब सांकेतिक मुद्रा या पत्र मुद्रा सरकारें जारी की तो इसके लिए उन्होंने दो चीज़ें करती थी। पहला तो दो तरह की व्यवस्थाएं थी उसमें, एक था रजत मान, दूसरा था स्वर्ण मान। स्टार्टिंग में जैसे अगर रजत मान कोई देश में प्रचलित है तो जितनी कागज की मुद्रा जारी करेगी, मान लीजिए वो 100 रुपये की
कागज की मुद्रा जारी कर रहे हैं तो 100 रुपये के बराबर चांदी अपने पास रखेगी और आपको ये आश्वासन देगी कि आप 100 रुपये का कागज का नोट चाहे जब ले आके उसको चांदी में कन्वर्ट कर सकते थे। यही सोने के संबंध में भी था। अगर सरकार 100 रुपये की नोट जारी कर रही है तो 100 रुपये के बराबर सोना अपने पास रखेगी और कहेगी कि उसको आप चाहे जब आके इस नोट को सोने में कन्वर्ट करा सकते हो, कन्वर्ट हो जाता आराम से। तो भारत में पहले रजतमान का प्रचलन था। तो रजतमान का प्रचलन था तो तत्कालीन जो सरकार थी वो स्वर्ण मान में न आकर उसने क्या किया, क्योंकि चांदी की कमी हो रही थी तो उसने एक व्यवस्था शुरू की जिसे कहा गया स्वर्ण विनिमय मान। स्वर्ण विनिमय मान यानी दो चीजें अभी तक हम लोग देखे हैं। रजतमान में भी जो भी पैसा जारी होगा उसको हम चांदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्वर्ण मान में जो पैसा है उसको हम सोने में। अब स्वर्ण विनिमय मान क्या था? स्वर्ण विनिमय मान में ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि जो भारत में मुद्राएं जारी की जाएंगी उनको सोने में बदला जा सकता है, लेकिन उनको डायरेक्ट सोने में नहीं बदला जा सकता है। इसके लिए जो भारतीय मुद्रा यानी 100 रुपये की नोट अगर जारी की गई है, इस 100 रुपये की नोट को पहले ब्रिटिश मुद्रा यानी पाउंड स्टर्लिंग, पहले पाउंड स्टर्लिंग जो ब्रिटिश मुद्रा है उसमें बदलना होगा, उसके बाद उसको सोने में बदला जाएगा। तो इससे दिक्कत क्या हुई? दिक्कत हुई स्वर्ण मान में 100 रुपये की मुद्रा अगर जारी कर रही है सरकार तो उसके बराबर इतना सोना रखना जरूरी है। अगर 100 रुपये की चांदी की मुद्रा जारी कर रही है तो उतने के बराबर चांदी। अब क्योंकि जो स्वर्ण विनिमय मान है उसमें डायरेक्ट सोना में बदल नहीं रहा है पैसा, वो ब्रिटिश पाउंड में बदलेगा तब सोने में बदलेगा। तो यहाँ पर जो मौद्रिक अधिकारी थे उनको भारत में रुपए जारी करते समय सोना रखने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने ढेर सारा पैसा जारी कर दिया। तो ढेर सारा पैसा जारी कर देंगे तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो रुपए का मूल्य कम हो जाएगा और महंगाई आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा आ गया, सब सामान खरीदने बाजार पहुंच जाएंगे, सामान उतना ही है तो क्या होगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे क्या हुआ, महंगाई होने लगी। तो ये जो व्यवस्था थी स्वर्ण विनिमय मान, इसका अम्बेडकर जी ने विरोध किया। जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी है, रुपये की समस्या है, इसका अध्ययन मुख्य रूप से इसी का उन्होंने अध्ययन किया। इसका उन्होंने विरोध किया, सोने से जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण विनिमय मानक है, ये एक अस्थिर प्रणाली है, इसको अपनाना नहीं चाहना चाहिए। शुद्ध स्वर्ण मानक यानी स्वर्ण मान को अपनाया जाना चाहिए, हाँ, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव न हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो टकसाल है भारत में पैसे छापने का, टकसाल मतलब जहाँ पर पैसे छापते हैं, वो जो मनमानी मुद्रा छाप रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए जिससे कीमतें नियंत्रित हो। और जो रुपए जारी करने का आधार है वो सोना होना चाहिए। यानी ये ना हो पहले ब्रिटिश मुद्रा में कन्वर्ट करो फिर उसको भारतीय, फिर उसको सोने में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट सोने में कन्वर्टेबल होना चाहिए। अब अंबेडकर जी का जो अगला विचार है वो इंपीरियल फाइनेंस का है। हम लोग अभी इसकी चर्चा करें। इंपीरियल फाइनेंस का मतलब है, उस समय भारत में इंपीरियल मतलब राजशाही व्यवस्था थी, तो इसीलिए इंपीरियल फाइनेंस। अगर वर्तमान समय में इसको समझना चाहें तो क्या भारत में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 तरह की सरकारें हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 सरकारों का जिक्र करेंगे। एक केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार जिसे हम लोग भारत सरकार कहते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार भारत में अलग अलग राज्य हैं, यानी एक केंद्र सरकार है, बहुत सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उसी समय जो केंद्र सरकार थी उसी को
इसे केंद्रीकृत व्यवस्था कहेंगे। अगर इन सबके पास पावर आएगा तो इसे विकेंद्रीकृत व्यवस्था करेंगे। तो सामान्यतः क्या होता है कि केंद्र सरकार, जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है, अगर राज्य सरकार को देखा जाए तो योगी सरकार है। तो केंद्र के पास जो होते हैं संसाधन वो बहुत ज़्यादा होते हैं। संसाधन ज़्यादा होने का मतलब कि जो कर से पैसा सरकार लेती है, केंद्र सरकार ज़्यादा लेती है। सारा पैसा किसके पास जाता है? पैसा जिसे कर राजस्व कहते हैं, ये किसके पास ज़्यादा होगा? केंद्र के पास। और जो अलग अलग राज्य जो होते हैं इनके पास खर्च ज़्यादा होता है। क्यों खर्च ज़्यादा होता है? क्योंकि मुख्य चीज़ों पर यही खर्च करते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गई, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं ये देखते हैं। यानी पैसा कौन ज़्यादा कमा रहा है? केंद्र सरकार। खर्च किसके हाथ में ज़्यादा है? राज्य सरकार के हाथ में। तो विसंगति पैदा होना स्वाभाविक है। उस समय भी, अब तो फिलहाल कम है, उस समय क्या था? सारा पैसा कौन किसके पास रहता था? केंद्र सरकार के पास। खर्च ज़्यादा किसको करना रहता था? राज्य सरकार को। इससे बहुत बड़ी विसंगति पैदा होती थी। उसको के लिए अम्बेडकर ने अपने विचार दिए हैं। वो क्या कहते हैं कि जो केंद्रीय वित्त प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा कर लगाती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं। इसके अलावा जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन, सारी जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है? राज्य। लेकिन जो वित्तीय अधिकार है, यानी उसके पास जो पैसे का अधिकार है, बहुत कम है। बजट कौन बना रहा है? राज्य बजट बना रहा है, यहाँ पर इतना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। उसको पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। इससे क्या होगा? असंगति उत्पन्न होगा। इसके अलावा वो जिक्र करते हैं कि 3 विकेंद्रीकरण किए गए हैं 1871, 1974 और 1881 में। पहले 2 तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुई, असाइनमेंट द्वारा बजट और असाइन राजस्व द्वारा बजट, जिसमें कुछ प्रांतों को बजट की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ये सब सफल नहीं हुई। फिर 1881 में शेयर्ड राजस्व का बजट आया। शेयर्ड राजस्व में क्या था कि जो केंद्र सरकार का पैसा होता था उसमें हो गए एक हिस्सा वो राज्य को मिलेगा। मान लीजिए अगर 100 रुपये केंद्र सरकार पा रही तो कह दीजिए कि 40 रुपये राज्य को मिले। बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी थी जो 38 सालों तक चली थी। तो इस संबंध में अम्बेडकर जी क्या कहते थे? कहते थे कि जो क्रांति वित्त है इसका विकेंद्रीकरण आवश्यक है। विकेंद्रीकरण का मतलब सारा पैसा केंद्र सरकार के पास न रहे, पैसा राज्य सरकारों को भी कमाने का वो मिले, जिससे वो जनता की जरूरतों के हिसाब से खर्च करे। क्यों? क्योंकि सारी जो खर्च है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, ये सब पर खर्च कौन कर रहा है? राज्य सरकार। तो उनकी राय थी कि भारत जैसे विदेश विशाल देश में स्वतंत्र बजट और खर्च का अधिकार किसको? प्रांत प्रांत यानी राज्यों को मिलना चाहिए। जो साझा राजस्व की व्यवस्था थी वो सफल थी। ठीक है। अम्बेडकर क्या कहते हैं कि जो समस्या है वो प्रणाली में नहीं है बल्कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों में है। अब हम लोग अगले विचार की तरफ बढ़ते हैं। यह है राज्य प्रबंधन का, स्टेट मैनेजमेंट। इसको समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि 3 तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली है पूंजीवादी व्यवस्था, दूसरी है समाजवादी व्यवस्था, तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। व्यवस्था मत करो, अर्थव्यवस्था करो। मिश्रित क्या है? अर्थव्यवस्था। तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी जो एडम स्मिथ का हस्तक्षेप नीति थी उसके समर्थक थे, न समाजवादी अर्थव्यवस्था। अंबेडकर जी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण ज़्यादा होना चाहिए। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसमें राज्य के जो नियंत्रण में रहे, इसके समर्थक थे। ये मार्क्स के समाजवाद या साम्यवाद के समर्थक नहीं थे। जो
बलपूर्वक या हिंसा द्वारा राज्य में परिवर्तन की बात करती थी। तो एक तरह से अगर आप लोगों से पूछा जाए तो अम्बेडकर जी मिश्रित अर्थव्यवस्था या राज्य मैनेज्ड समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। अम्बेडकर जी राज्य समाजवाद के समर्थक थे। वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीयकरण का मतलब कि जितने उद्योग धंधे बड़े बड़े हैं उन सबको सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेनी चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे आज़ादी के समय जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे वो सरकार के अंदर में खुले। इससे क्या कहते हैं कि राज्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन जो है वो अच्छे से करेगी तो जो उत्पादन होगा वो इष्टतम होगा। इससे क्या होगा, जो अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उत्पादन का जो लाभ होता है वो सिर्फ पूंजीपतियों को मिलता है। तो अगर सरकार उस पर नियंत्रण करेगी कि उत्पादन का लाभ पूंजीपतियों के बजाय श्रमिक और पूरे समाज को मिलेगा। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं जिससे श्रमिकों का शोषण होता है। यानी अगर समाजवादी व्यवस्था रहेगी या राज्य के स्वामित्व में ये चीज़ें रहेंगी तो क्या होगा, श्रमिकों का शोषण नहीं होगा, तो इससे सामाजिक और आर्थिक असमानता उत्पन्न नहीं होगी जो पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पन्न होती है। इसके अलावा अम्बेडकर जी इसी में पॉइंट है औद्योगिकरण और श्रमिकों के कल्याण की बात करते हैं। औद्योगिकरण का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए जाए। अम्बेडकर जी औद्योगिकरण के समर्थक थे। वो कहते थे औद्योगिकरण होना चाहिए लेकिन इसका प्रबंधन वो राज्य के हाथ में होना चाहिए, पूंजीपतियों के हाथ में नहीं, क्योंकि पूंजीपतियों के हाथ में होगा तो आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा होगी, अगर राज्य के हाथ में होगा तो आर्थिक समानता में कमी आएगी। इसके अलावा उन्होंने बीमा और जितने भी उद्योग हैं सबके राष्ट्रीयकरण का मतलब है जो उद्योग निजी हाथों में है उनको सरकार अपने नियंत्रण में ले ले। ठीक है, तो इसकी वो की उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए राज्य समाजवाद भारत के लिए सबसे अच्छा मॉडल है। इसकी झलक हम लोग देखते भी हैं। तो आज़ादी के समय भारत सरकार ने जितने बड़े बड़े उद्योग थे उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी सबका उत्पादन सरकार कर रही थी। तो इससे क्या होगा, तो श्रमिकों का भी कल्याण होगा और जो श्रमिकों की सुरक्षा नीतियां हैं उसमें भी क्योंकि जितने कर्मचारी होंगे उसमें जो काम करेंगे वो सरकारी कर्मचारी होंगे, उनको सामाजिक बीमा, निश्चित रोजगार, बर्खास्तगी पर नियंत्रण, कोई भी सरकारी कर्मचारी को जल्दी नौकरी से नहीं निकाल सकता था। ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे क्या होगा, उद्योगों का विकास संभव हो सकेगा। अब इनकी जो अगला पॉइंट है वो श्रम की समस्या है। डॉक्टर BR अम्बेडकर श्रमिकों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा कि उद्योगों में या औद्योगिक शांति तभी संभव है जब वह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। उन्होंने औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्र के श्रमिकों पर अपने विचार दिए हैं। उन्होंने सबसे पहले ट्रेड यूनियन मतलब जो श्रमिक मिलकर विभिन्न संगठन या बनाते हैं या संघ बनाते हैं उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा मजदूर संघ होना चाहिए और उनको हड़ताल का अधिकार, यानी अगर उनका शोषण हो, किसी बात से असंतुष्ट हैं तो हड़ताल कर सकते हैं, इसका समर्थन किए। क्यों, हड़ताल से श्रमिकों को न्याय मिलता है और उनके काम का सम्मान मिलता है। इसके अलावा प्रबंधन में भी भागीदारी, यानी जो औद्योगिक देख रेख है उसमें श्रमिकों की भी भागीदारी होनी चाहिए। श्रमिकों के कल्याण के लिए वे न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, मतलब किसी भी काम में एक न्यूनतम मजदूरी तो जरूर मिलनी चाहिए जिससे श्रमिकों का कल्याण हो सके। इसके लिए जो अस्थायी श्रमिक हैं उनके लिए अर्जित अवकाश, कर्मचारी यानी अगर कुछ हो जाए इसको तो मुआवजा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, दुर्घटना मुआवजा जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि ये जो स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, दुर्घटना मुआवजा है ये सब श्रमिकों का अधिकार है। स्वाभाविक है कि अगर किसी श्रमिक की स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो वृद्ध हो जाता है, नहीं कमा पाता है, दुर्घटना हो जाती है, उसके घर परिवार वालों को कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए जिससे वो
अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। तो इसके अलावा उन्होंने रोजगार विनिमय सुलह तंत्र और ट्रेड विवादों की निष्पक्षता की बात की। तो स्वाभाविक है, जहाँ पर दो संगठन होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ विवाद होगा, तो इसके समाधान के लिए एक निष्पक्ष व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी के भी हितों के साथ अन्याय न हो। तो इसके अलावा उन्होंने कृषि श्रमिकों को भी इन अधिकारों में शामिल किया। इसके अलावा अम्बेडकर जी कहते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए केवल सरकार की नौकरियों में 5 से 6% आरक्षण होना चाहिए। इसके अलावा वह कहते हैं कि तकनीकी शिक्षा के लिए जो दलित छात्र हैं उनको आर्थिक सहायता देकर विदेश में पढ़ने कुछ भेजना चाहिए। अगला इनका जो विचार है वो जात व्यवस्था का अर्थशास्त्र है। हम लोग जानते हैं कि अम्बेडकर जी ने जात व्यवस्था के उन्मूलन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो भारत में जात व्यवस्था है ये भारत के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधक है। कहते हैं कि जो भारत में जात व्यवस्था है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण है, इसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी हानिकारक है। अम्बेडकर जी कहते हैं भारत में जो जात व्यवस्था है इससे में पेशेवर गतिशीलता का अभाव है। पेशेवर गतिशीलता का अभाव मतलब तो भारत में जात व्यवस्था के अंतर्गत जात के आधार पर व्यवसाय निर्धारित थे, यानी कोई भी जात अपने जात से बाहर का व्यवसाय नहीं कर सकती थी। तो इससे क्या हो गया कि समय के साथ चीज़ें बदलने लगी। तो अगर किसी को अपना पेशा चुनने का अधिकार नहीं है तो इससे क्या होगा कि हम कोई दूसरा काम करना चाहते हैं नहीं कर सकते, हम उसमें चाहे जितने ही दक्ष क्यों ना हो। दूसरा है बेरोजगारी में वृद्धि। तो जात व्यवस्था से अम्बेडकर जी ने बताया कि बेरोजगारी भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अपनी जात से बाहर का व्यवसाय नहीं कर सकता है। अगर उसमें उसके व्यवसाय में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, कितने लोग हैं, 10 लोगों के काम की ज़रूरत है, 15 लोग हैं तो 5 लोग बेरोजगार रहेंगे। अगला क्या कहते हैं, संसाधनों का अकुशल उपयोग। तो इससे जो संसाधन है या विशेष रूप से मानव संसाधन है उनका उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी बाहर जाके काम नहीं कर सकता है, यानी श्रम और पूंजी को भी एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा या दक्षता बाधित होती है। इसके अलावा इसके सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम भी आते हैं। पहला क्या है, श्रम की गरिमा का हनन। तो जात व्यवस्था में क्या है, श्रम की गरिमा को खत्म कर दिया जाता है। श्रमिक वर्ग जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जो खेत जोते, हल चलाए, बोझा ढोए, यानी जो मेहनत करने वाला है उसको क्या किया जाता था, नीचा दिखाया जाता था। उसको कोई भी एक तरह से सम्मान नहीं मिलता था। तो क्या होता रहता था, श्रमिक इतना मेहनत करता था तब भी अपने काम से संतुष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता था, बहुत ही अपमान से गुजरना पड़ता है। अभी भी आप लोग देखते होंगे जो भी आदमी मेहनतशील होता है उसके प्रति समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, तो इससे क्या होता है, इसका मानसिक विकास रुक जाता है। अगला है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है जो छुआछूत की भावना समाज में है। अभी भी आप लोग देखते होंगे समाज में इतनी ज़्यादा छुआछूत की धारणा है, लोग एक दूसरे का छुआ पानी भी नहीं पीते हैं। विशेष करके जो समाज में दलित वर्ग या जिन्हें अछूत या शूद्र कहा जाता है। शूद्र कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि शूद्रों में 2 वर्ग हैं, एक सछूत हैं जिनको लोग छूते हैं या छूकर पानी नहीं पी सकते हैं, दूसरा होता है अछूत जिनका छुआ पानी तक नहीं पीते थे। अभी भी आप लोग गाँव में देखेंगे, गाँव में क्या शहरों में भी, छोटे शहरों में ये दिक्कत है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा अस्पृश्यता यानी छुआछूत किया जाता है। इससे क्या होता है कि एक वर्ग जो है वो समाज से कट सा जाता है। वो कोई भी
अच्छा काम नहीं कर सकता है। अभी मान लीजिए एक जो दलित वर्ग है, अछूत है, गांव में चाहे चाट का ठेला लगा ले तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ कोई खाएगा ही नहीं। इसके अलावा उनको आर्थिक सुरक्षा, संपत्ति और शिक्षा और अन्य अवसरों से भी वंचित कर दिया जाता था। पहले शूद्रों को या अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर पढ़ने जाते थे तो भगा देते थे या विभिन्न तरह के भेदभाव होते थे। तो अम्बेडकर जी जात व्यवस्था के 6 नकारात्मक परिणाम बताते हैं। पहला क्या है? श्रम का विभाजन नहीं हो पाता है। दूसरा है कार्य रुचि में अलगाव, यानी कोई भी अपनी रुचि के हिसाब से या काम नहीं कर पाता है। बुद्धिमत्ता और श्रम विभाजन, गतिशीलता पर रोक, यानी एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में कोई नहीं जा सकता है अपने जातिगत व्यवसाय में ही। इससे क्या होगा? और व्यक्तिगत विकास का में बाधा पहुंचेगी और शूद्रों के अधिकारों का हनन होता है। अब जो अगला विचार है वो अम्बेडकर का साम्यवाद है। अम्बेडकर जी मार्क्स के कुछ विचारों से सहमत थे, जैसे गरीबों का अमीरों द्वारा शोषण किया जाना, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब गरीब और अमीर के बीच बहुत ज़्यादा अंतर होना, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। दूसरा है वर्ग आधारित अन्याय। वर्ग आधारित अन्याय का मतलब है जो पूंजीपति वर्ग है उसके द्वारा जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण करना। ये सब समस्याएं थी जिसको अम्बेडकर जी भी मानते थे कि ये समस्याएं, इनका समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन मार्क्स के इसके समाधान की जो पद्धति थी वो हिंसक थी। हिंसक कहते थे वो क्या कहते थे कि जो श्रमिक वर्ग है उसको पूंजीपति वर्ग के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए और उसको मारकर उसकी सारी संपत्तियों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस हिंसा का समर्थन अम्बेडकर जी नहीं करते थे, इसलिए उनका मार्क्स से कुछ मतभेद भी रहा है। तो अम्बेडकर जी हिंसा और पद्धति को अस्वीकार करते हैं, कहते हैं क्रांति और हिंसा के माध्यम से परिवर्तन की वकालत वो नहीं करते थे। वो परिवर्तन के लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाने पर जोर देते थे। लोकतांत्रिक मार्ग यानी चुनाव के माध्यम से लोग चुन के आए जो सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखते हों, इसलिए उन्होंने संवैधानिक उपायों पर भरोसा रखा। तो इसके पीछे कारण क्या था? मार्क्स का जो विचार था वो यूरोप के लिए था। यूरोप की परिस्थिति और भारत की परिस्थिति थोड़ी अलग थी। तो शोषण का व्यापक आयाम, यूरोप में जो शोषण था वो था कि पूंजीपति द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता था। भारत में जो शोषण था वो केवल आर्थिक नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत में जात व्यवस्था थी। यहाँ पर जो जात तथाकथित उच्च वर्ग थे उनके द्वारा निम्न वर्गों का शोषण किया जाता था। यानी भारत में शोषण जो था वो मुख्य रूप से सामाजिक था, धार्मिक था और राजनीतिक भी था। क्यों? सामाजिक का मतलब समाज में एक वर्ग जो था उसको निम्न स्थिति प्रदान थी। इसके अलावा वो धार्मिक शोषण कह सकते हैं, वो मंदिरों में नहीं जा सकता था, धर्म के आधार पर उसको विभेदित किया जाता था। तो चुनाव लड़ के ऊपर पहुंचने का बहुत ही सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अलावा निजी संपत्ति और गरीबी को बहुत सारी संपत्ति मतलब रखने का भी अधिकार दलितों को नहीं था। तो अम्बेडकर जी क्या कहते थे कि अम्बेडकर जी कहते थे कि अगर मार्क्सवादी व्यवस्था में जो गरीबी का समाधान दिया गया है वो है कि जितनी भी संपत्ति, निजी संपत्ति अमीरों की है वो सारी खत्म कर दीजिए, राज्य अपने नियंत्रण में ले ले। अम्बेडकर जी कहते थे कि ये कोई समाधान नहीं। अम्बेडकर जी क्या क्या समाधान मानते थे? वो राज्य की अनिवार्यता पर जिक्र करते थे। क्यों? मार्क्सवाद क्या कहता था कि राज्य मुरझा कर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन अम्बेडकर क्या कहते थे? राज्य समाज का एक अस्थायी और मौलिक हिस्सा है, ये हमेशा रहेगा, समाप्त नहीं होगा। मार्क्सवाद वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की कल्पना करता था। अम्बेडकर वर्गहीन समाज के तो पक्षधर थे। वर्गहीन मतलब समाज में जितने भी वर्ग हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा।
वर्तमान में देखा जाए तो जो जातियों के आधार पर भेदभाव है, अम्बेडकर जी चाहते थे कि ये भेदभाव समाप्त हो, लेकिन राज्य विहीन समाज न हो। राज्य विहीन का मतलब सरकार हो ही ना। तो अम्बेडकर जी क्या मानते थे कि राज्य का होना जरूरी था। अम्बेडकर जी राज्य नियंत्रण की आवश्यकता पर बल, अम्बेडकर जी क्या कहते थे कि उत्पादन के जो साधन हो राज्य के नियंत्रण में हो, यानी जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो, बड़े बड़े संसाधन हो, तो सब किसके नियंत्रण में हो, सरकार के नियंत्रण में हो। इसके लिए समाज के उत्थान के लिए उन्होंने आर्थिक नीतियों की योजना पर जोर दिए, जिसे वो राज्य समाजवाद संज्ञा देते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आर्थिक विचार भारतीय समाज को गहराई से समझते हुए निर्मित हुए थे। उन्होंने भूमि सुधार, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रबंधन, श्रमिक कल्याण, जाति उन्मूलन जैसे प्रश्नों को एक साथ जोड़ा। उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित हो जाए। अम्बेडकर जी का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक, मानवीय, व्यवहारिक था। उनका योगदान आज भी भारत की आर्थिक नीति और सामाजिक न्याय की आधारशिला माना जाता था। धन्यवाद। आप लोग इससे संबंधित नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।